चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि 12 के बेसिस पे 13 भी लगाना होगा। 12 आ जाएगा तो 13 भी आप। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, दो आपके पास कॉपर स्फीयर है, एक ए है और दूसरा बी है। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। लिखते जाइएगा क्या क्या गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है आपके पास 50 सेंटीमीटर, तुरंत मीटर में चेंज कर लीजिएगा, 10 की पावर -2 मीटर, बाद में मत छोड़िएगा, ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इफ द चार्ज ऑन ईच, दोनों पे जो चार्ज है मतलब Q1 और Q2 दोनों की जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, इनकी रेडियाई को हम लोग भूल जा रहे हैं, मान लेते हैं एज अ पॉइंट चार्ज है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम, भूल जाओ। तो इसमें फोर्स निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा। F इज इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो F K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू हो गई 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू भी हो जाएगी 6.5 इंटू 10⁻⁷। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में R की वैल्यू कितना गिवन है 50 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे है आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अब इतना डीपली सॉल्व नहीं करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं मोटी मोटा बता देता हूं, आ रहा है लगभग 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना तो सॉल्व कर सकते हैं आप। आप देखो इसमें जो ए पार्ट था ये तो, बी पार्ट कुछ घुमा दिया। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड। मतलब क्या किया गया, अभी इस पे चार्ज क्या था ए वाले पर, ये ए था और ये बी था। अभी इस पे चार्ज क्यू था ना, अब क्या कर दिया गया, नया जो चार्ज हो गया वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू कर दिया गया, और यहां पर भी क्यू ए और क्यू बी भी कितना हो गया, जल्दी बोलो, 2 टाइम्स ऑफ क्यू हो गया, यही बोल रहा ना। देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, चार्ज को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। इसका चार्ज क्यू ए था, इसका चार्ज क्यू बी था, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, और इनका डिस्टेंस आर था। अब इसके डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, बोल रहा है डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, मतलब जो नया डिस्टेंस है आर डैश वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले डिस्टेंस का आधा। समझ में आ रहा है क्या, यस नो, ठीक है। मतलब पहला वाला यहां पे ले लो, पहला वाला चार्ज का नाम हम क्यू ले लेते हैं, दूसरा वाला भी चार्ज क्या था, क्यू था, दोनों, ठीक है। अब देखो, तो नया फोर्स पूछ रहा, मतलब इसमें एफ डैश पूछ रहा, आपके पास क्या होगा, बी इज इक्वल टू, सॉरी, एफ डैश इज इक्वल टू आपको फाइंड करना, हाँ, ठीक है। कितना होगा थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंस वी नो दैट एफ डैश इज इक्वल टू होगा के नया चार्ज क्यू डैश ए इंटू नया चार्ज क्यू डैश बी अपॉन में नया डिस्टेंस आर डैश का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ, तो मैं छोटा करने का तरीका बता रहा हूं, इतना लंबा लंबा करोगे तो थोड़ा समय भी लगेगा। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक बना लेते हैं कि क्यू डैश ए की जगह क्या होगा 2q, एंड क्यू डैश बी की जगह क्या हो जाएगा 2q, अपॉन में आर डैश की जगह क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ऊपर क्या हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर होल अपॉन में r²/4 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 16k क्यू स्क्वायर अपॉन में r², ठीक है। अब ये क्या है, देखो एफ डैश इज इक्वल टू, ये क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन में r² क्या है, देखो यहां पर यही था ना, यहां पर आपके पास जो चार्ज था वो दोनों इक्वल था, क्यू क्यू दोनों बराबर था, तो ये भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में r² क्या था, पुराना वाला फोर्स था कि नहीं था, तो हम यहां एफ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो नया फोर्स है वो 16 टाइम्स द पुराना फोर्स,
अब एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई, पुराना वाला फोर्स कितना आया था, सॉल्व किया था आपने 1.5 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर सकते हैं। जो नया फोर्स हो गया वो कितने टाइम्स हो गया, इसकी वैल्यू आ गई लगभग 0.24 न्यूटन। बात समझ में आई? यस नो? नोट करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं पहले, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या कहते हैं, यहां 3 स्फीयर लेते हैं, एक ये है, ठीक, व्हाइट ब्राउन, एक ये है ऑरेंज, एक ये है ब्लैक, सॉरी ब्लैक ब्लू कलर, 3 स्फीयर, ठीक है। एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, समझ में आ जाना चाहिए। और इसको मैं इस स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं कि आपको, आप भी ऐसा ही करिएगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो समझने का प्रयास करिए, ठीक। अभी इसको मैं भूल जाता हूं, पहले इन दोनों की बात। सपोज करो ये 2 स्फीयर हैं और दोनों पे जो चार्ज है वो सेम चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब दोनों पे जो चार्ज है, मान लेते हैं व्हाइट है, ठीक है, इस पे भी 20 कूलम का चार्ज है, इस पे भी 20 कूलम का चार्ज है। कोई तकलीफ? इस स्फीयर का नाम क्या है, ए, और इसका नाम क्या है, बी। तीसरा एक स्फीयर है जो कि एकदम शेप और साइज सेम दिख रहा है, ठीक है, शेप साइज क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, लेकिन ये कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस पे क्यू की वैल्यू क्या है, 0। बात समझ आ रही है? यहाँ क्यू ए कितना हो गया, जल्दी बोलो, 20, क्यू बी कितना हो गया 20, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो है 10 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, यस या नो, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब क्या किया गया, अब सबसे पहले ए को उठाया गया, ये मान लो ए था, इसके साथ सी को टच किया गया, ऐसे छुआ, ऐसे। तो ए के पास कितना चार्ज था, 20 कूलम, और इसके पास कितना था, 0 कूलम। लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, 20 + 0 कितना हो गया, 20। तो 20 का आधा आधा दोनों बांट लेंगे, मतलब इस पे कितना आ जाएगा 10, और इस पे कितना आ जाएगा 10। मतलब इन दोनों को जैसे हमने सेपरेट किया, मान लो ऐसे, इनको हमने इधर कर लिया, छुआने के बाद, अच्छा चलो पहले तो इसको रहने दो, टच, ये टच हो गया। टच करने के बाद जब इनको हमने सेपरेट किया तो हमें कुछ इस प्रकार से मिला, ये कहां गया भाई, ये आपके पास इधर और ये आपके पास इधर, इसका नाम था ए, कहां गया भाई, चलो, इसका नाम क्या था, ए, और इसका नाम था बी, इसका नाम था क्यू ए, बोलो, और इसका नाम था क्यू सी। बी कहां से वो है, हम लिख दिया तो तुम लोग खोल दोगे बी, इसका नाम क्या था, सी। ए और सी को कांटेक्ट में लाएगा ना। जैसे ही दोनों को अलग अलग किया गया तो अब इसका जो नया चार्ज का नाम हो जाएगा बच्चा, इसका नाम हो जाएगा क्यू डैश ए, क्योंकि अब इस पे चार्ज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यू डैश सी। अब दोनों पे चार्ज कितना आ जाएंगे, जल्दी बताओ फटाफट। इस पे आ जाएंगे 10 कूलम और इस पे भी आ जाएंगे 10 कूलम। बात समझ में आ रही है, यस या नो? सबको आ गया? अच्छा, मतलब ये ए था और ये सी था। अब क्या किया गया, अब इस सी को उठाया गया और इस बी के साथ टच किया गया। तो पहले बी को बुला लेते हैं यहां पर, बी भाई आ जाओ। केस नंबर 3 में ये है आपके पास बी, जिसपे अभी चार्ज कितना है बी पर, क्यू बी की वैल्यू है 20 कूलम, और इसको किसके साथ टच किया गया, अब ये वाला सी जो नया सी बन गया ना टच होने के बाद, उसके साथ कांटेक्ट में लाया गया। मतलब इसका नाम क्या था बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, इस पे जो चार्ज था उसका नाम था क्यू डैश सी, जिसकी वैल्यू कितनी थी 10 कूलम, 10 कूलम था ना। इसके साथ कांटेक्ट में लाया गया, फिर इन दोनों को सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया।
अलग अलग करोगे तो बताओ कितना कितना चार्जेस आ जाएंगे बी और सी पर। टोटल हो गया 30, 30 का आधा कितना होगा 15, इस पे 15, इस पे मतलब कुछ इस प्रकार से हो गया। इस बी को उठा लो, क्लोन कर लो, यहां पे ला दो, और इस सी को उठा लो, क्लोन कर लो, यहां ला दो। दोनों को अलग अलग किया गया। अब इस पे चार्ज का नाम क्या होगा क्यू डैश बी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ 15 कूलम, और इस पे भी कितना होगा क्यू डैश, क्यू डबल डैश सी हो जाएगा ना। अब इस पे कितना आ जाएगा आपके पास, इस पे भी 15 कूलम। अब अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि नया ए और नया बी के बीच में फोर्स कितना लगेगा, निकाल सकते हो। तो नया ए की वैल्यू हो गई है क्यू डबल, सॉरी क्यू डैश ए, जिसकी वैल्यू कितनी थी 10 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस वही रखेगा, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर ही रख रहा है। और नया जो बी रखा है ये ए था, और जो नया बी आया है ये था क्यू डैश बी। इस पे चार्ज कितना आया है 15 कूलम। क्या इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हो, यस या नो। कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब सिंपल सी बात है, अगर दो चार्ज है, दो आइडेंटिकल बॉडी है, उन दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में लाएंगे तो जो भी इन दोनों का टोटल चार्ज होगा उसका क्या करेंगे आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। फिर अगर किसी और के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो उनका भी टोटल क्या करेंगे, टोटल आधा आधा आपस में बांट लेंगे। बात समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो अगला क्वेश्चन देखो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं। तो एक फिगर बना के हेडिंग लिख लो कॉन्सेप्ट, हेडिंग लिख लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तब अगला क्वेश्चन बताते हैं। 13 नहीं देखते हैं क्या बोला है। द फिगर 1.30 shows the track of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. Which particle has charge highest charge by mass ratio? ये तो आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भयंकर आएगा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो और क्वेश्चन क्या होगा, क्या कह रहा है कि यहाँ तीन आपके पास चार्जेस है, एक है 1, एक 2 और एक 3। तीनों का पहले नेचर बताओ कौन कैसा होगा, बताओ। एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, मतलब ए मतलब 1, 1 कैसा होगा नेगेटिव। पूछो क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। 2 कैसा होगा, ये भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। 3 कैसा होगा पॉजिटिव, बताओ क्यों, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इतना तो पता हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें चार्ज बाय मास रेशियो ई बाय एम रेशियो किसका ज्यादा हो। तो सिंपल सी बात होती है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है उसकी चार्ज बाय मास रेशियो क्या होती है ज्यादा होती है। अब ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भयंकर पढ़ेंगे, पहले बताना कि उसमें बहुत आने वाला है। तो इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसके अंदर दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा, तीसरा। तो तीसरा का ई बाई एम रेशियो क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मारो इग्नोर, इग्नोर मारो, गोली करो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 14। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आंखों का तारा राज दुल्हरा, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, सब लोग करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देखो और समझने का प्रयास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा ध्यान देना क्योंकि वेक्टर आ गया, इसमें छोटा छोटा वेक्टर लग रहा है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, थोड़ा सा गड़बड़ी है, ई पर वेक्टर का साइन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी भाई साहब में ना बहुत ही दिक्कत जगह जगह पर है। ये होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ ये फील्ड लग रहा है, फिगर बनाते चलो, एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। कैसे पता चला सर, क्योंकि यहाँ आई कैप, अगर यहीं जे कैप हो जाता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा होता, वाई एक्सिस की तरफ। अगर के कैप हो जाता तो जेड एक्सिस की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, पहला पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड through which a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane। मतलब बोल रहा है what is the flux, फ्लक्स क्या होगा। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है मान लो, ये स्क्वायर का साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा एरिया कितना होगा पहले ये बता दो, तब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। जल्दी बताओ एरिया कितना होगा, फ्लक्स एरिया कितना होगा, जल्दी बोलो। एरिया इक्वल टू होगा साइड का स्क्वायर होता है, यस या नो। तो ये होगा 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 तो
ये हो गया सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो क्या होगा 10 की पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो नीचे क्या बचा ये सॉल्व करो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या यस नो। अब थोड़ा ध्यान दो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे पास क्यूब नहीं था मेरा रूबिक क्यूब मेरा बेटे ने तोड़ ताड़ बराबर कर दिया था समझाने के लिए मैं इसी को मान लेता हूं ये स्क्वायर लेट अस सपोज दैट है तो नहीं स्क्वायर लेकिन मान लो कोई तकलीफ नहीं है ठीक है। अब इसका जो साइड है क्या बोल रहा है जो आपके पास स्क्वायर है उस साइड किसके पैरेलल है y z के पैरेलल है। मतलब क्या है भाई साहब y और z कौन सा है आपके पास किधर वाला साइड पड़ रहा है ये कि ये वाला ना फेस देखो ये y हो गया और ये बाहर z निकला है तो ये yz के पैरेलल रखा गया है। पैरेलल मतलब ऐसे रखा गया है ये भी ऐसे ये ऐसे ठीक है yz के पैरेलल है इसका मतलब ये इसका फेस किस तरफ होगा एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सिंपल सी बात है इसका मतलब ये है जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्या होगा थोड़ा ध्यान सुनिएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसको डीएस भी बोल सकते हो एरिया के बजाय अगर हम डीएस याद किए होंगे तो डीएस लिख लो और डीएस। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ई की वैल्यू किधर काम कर रहा है 3 इंटू 10 टू दावर 3 आई कैप किस एक्सेस की तरफ काम कर रहा था एक्स एक्सेस की तरफ। और ये जो एरिया वेक्टर ये भी किधर काम करेगा इधर का फेस है तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब एरिया की जगह भी आपके पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 इंटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और 10 की पावर माइनस 2 इंटू आई कैप क्यों मल्टीप्लाई किया है बताओ क्योंकि एरिया वेक्टर भी किधर जा रहा है एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है इस वजह से आई कैप मल्टीप्लाई किया गया। तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी जल्दी बोलो 3 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 2 कितना बचेगा 10 की पावर 1 और ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है जल्दी बताओ आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है आई कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू होती है 1 जे कैप डॉट जे कैप 1 के कैप डॉट के कैप 1 लेकिन आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई सब जीरो होता है। अब अगर क्रॉस होता आई क्रॉस आई तब जीरो होता ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो गया आपके पास जल्दी बताओ फ्लक्स हो जाएगा आपके पास 30 अरे 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 यूनिट क्या होता है जल्दी बताओ वेरी गुड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ये तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका ए पार्ट। इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो दूसरा क्वेश्चन तो और आसान कर दिया कि भैया जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो उस समय फ्लक्स कितना होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा ई डी एस कॉस 60 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में जल्दी बताओ कहा है 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डीएस की वैल्यू कितनी थी 10 की पावर माइनस 2 कॉस 60 कितना होता है 1/2 काट लेते हैं ये कितना आया फाई इज इक्वल टू 1.5 और ये हो गया इंटू 10 की पावर 1 फाई इज इक्वल टू कितना होगा 15 यूनिट बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया चलो नोट कर लो फटाफट।